हेलो एवरीवन, आज से हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और इस चैप्टर में हमें हमारे स्टेट दैट इज महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे स्टेट में किस तरह एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये तीनों का ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं एंड व्हाट ऑल सॉल्यूशंस द गवर्नमेंट हैज फाउंड आउट सो दैट हमारा जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट बन सके। सो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र और एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, लेट्स मूव टू पेज नंबर 24 फ्रॉम योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। लेट्स रीड इंट्रोडक्शन। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस on 1st May 1960। बच्चों आई होप यू आर सिटिंग विद योर पेन पेंसिल हाइलाइटर। तो जहां जहां इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नजर आएंगे, आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम फॉर यू। ठीक है, प्लीज एंश्योर दैट यू डू द सेम इन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट कब स्थापित हुआ था? 1st May 1960 को। सो सी 13 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। द स्टेट इकोनॉमी हैज अचीव्ड अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल। ओके, तो यहाँ पे हमें महाराष्ट्र का मैप दिया गया है बच्चों। ऑलराइट, now administrative divisions of Maharashtra as per the economic survey of Maharashtra 2017-18, the state has been divided into 36 districts and under 6 revenue divisions. Revenue divisions 6 है हमारे स्टेट में और 36 districts है। कौन से revenue divisions है? देखो, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। अभी औरंगाबाद का नेम चेंज होके उसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। ओके, देयर आर 6 रेवेन्यू डिविजन्स। ओके, नाउ 36 डिस्ट्रिक्ट्स है बच्चों महाराष्ट्र में। ऑलराइट, सो आई वुड आल्सो लाइक टू नो दैट आप महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। आई एम फ्रॉम मुंबई। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। लेट अस सी वन बाय वन। Maharashtra is the second largest populated state in the country. This was as per the census of 2011. Okay, अब तो चेंज हो गया रहेगा, बट पॉपुलेशन वाइज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, सेकेंड फीचर क्या दिया गया है? Maharashtra is the third largest state in the country in terms of geography. Geographically हम थर्ड लार्जेस्ट है, हमसे ऊपर 2 स्टेट्स है। राइट, पहला आता है राजस्थान एंड सेकेंड इज मध्य प्रदेश एंड वी आर नंबर 3 ज्योग्राफी वाइज। ओके, सो थर्ड है महाराष्ट्र ज्योग्राफिकली एंड पॉपुलेशन वाइज सेकेंड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है? देखो, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट with 45.20 of its population living in towns and cities. Urbanization मतलब क्या कि कितने ज्यादा परसेंटेज लोग हमारे सिटीज में, शहरों में रहते हैं versus how many are there in the villages. तो अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जो है वो शहरों में रहते हैं कंपेयर टू दी अदर स्टेट। सो 45.2% of our population lives in cities and towns. Alright. Fourth point, according to 2011 census, the sex ratio of Maharashtra was 929 females per 1000 males. Okay, तो ये sex ratio क्या होता है? 1000 males के comparison में कितने females है किसी भी state में, उसे हम बोलते हैं sex ratio. As we know that जो females का ratio होता है वो काफी कम होता जा रहा है। So that is the reason ये जो सेंसस है इसमें ये मेजर किया जाता है बच्चों टू अंडरस्टैंड कि हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा हो रहा है। सो महाराष्ट्र में द सेक्स रेशियो इज डिसेंट। बहुत सारे स्टेट्स में बच्चों 1000 मेल्स के कंपैरिजन में जो फीमेल्स है उनका रेशियो काफी कम हो जाता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द सोसाइटी एज अ होल। सो दैट इज द रीजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, द स्टेट लिटरेसी रेट वाज 82.3%। कितने लिटरेट है यहाँ पे? सो 82% लिटरेसी रेट है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016-17, द स्टेट हैड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। अगर हम बाकी के स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे
तो हमारे जीडीपी में, हमारे नेशन के जीडीपी में हमारे स्टेट का जो हिस्सा था वो काफी ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, द स्टेट हैड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो सबसे ज्यादा ग्रो हुआ एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, और हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो भी हाईएस्ट था। See, so growth parameters में where are we standing compared to the other states? So Maharashtra is very high when it comes to many factors. All right. The state economy is characterized by abundant natural resources. हमारे पास natural resources भी काफी सारे हैं. Availability of skilled manpower, technological advancement and developed इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे इन फीचर्स में हमारी स्टेट बहुत अच्छा कर रही है। सो वी हैव स्किल्ड मैन पावर, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी अच्छा है हमारे स्टेट में। एंड लास्टली, महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। तो सर्विस सेक्टर में भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन टूरिज्म, इन सर्विस इंडस्ट्री, इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री in Maharashtra. Okay, तो ये 8 points are the features of Maharashtra आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा बच्चों। So ensure that आपको ये अच्छी से याद रहे। Alright, अब हम बढ़ते हैं that महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरह है। देखो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, ये प्राइमरीली 3 तरह का डेवलपमेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है महाराष्ट्र में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें क्या दिया गया है, लेट अस रीड। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ओके, सो किसी भी, बिकॉज एज वी नो दैट हमारी जो कंट्री है दैट इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल नेशन, राइट। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी डेवलपिंग स्टेट। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है बिकॉज लॉट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, प्राइमरी जो पॉपुलेशन है हमारी वो विलेजेस में है, और वहां पे काम क्या करते हैं विलेजर्स, फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और अलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से ही संबंधित होंगी, राइट। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे स्टेट के इकोनॉमी में। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये जो जनरल प्रॉब्लम्स है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड, ये याद रखने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है, एक निमोनिक है दैट गोज फिल्मी LIC 3C। ओके, तो फिल्मी LI3C ये आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा जो शॉर्ट नोट है वो याद रह जाएगा। नाउ F stands for the first problem that is small and marginal farmers। यहाँ पे है हमारा पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अभी इसका क्या मतलब होता है बच्चों, देखिए जब शुरुआत में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर कोई फार्मर्स होंगे तो उनके पास इतना ही जमीन थी। ओके, दिस वाज योर ग्रैंडफादर, लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब ये जो ग्रैंडफादर है उनके फॉर एग्जाम्पल देयर आर 6 किड्स, तो ये जो जमीन है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी 6 बेटों में, राइट। दिस इज इक्वल डिविजन। नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6 सन्स। सो इसका डिविजन हो गया, इस जमीन का बंटवारा हो गया। अब ये जो 6 हिस्से हुए हैं इसमें अगेन हर एक लड़के का बच्चे रहेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल योर फादर हैज 2 सन्स, सो अगेन दिस ये जो जमीन है इसे अगेन 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो ये जो है, ये जो 6 सन्स है उसमें से एक को अगेन 2 सन्स है, तो यहाँ पे अगेन दिस हैज बीन डिवाइडेड अगेन। सो इमेजिन करिए जब आपके ग्रैंडफादर खेती कर रहे थे उनके पास इतनी बड़ी जमीन थी, लेकिन जब आपके पापा करने लगे तो आपके पापा के पास इतनी जमीन थी। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग खेती आपके पास इतनी जमीन रहेगी। अगेन जब आपकी अगली जनरेशन आएगी अगेन बिकॉज द डिविजन विल गो ऑन टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। तो व्हाट हैपेंस, जो फार्मर्स है वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स होते हैं उनके पास, छोटे छोटे फार्मर्स बन जाते हैं वो, जब एक्चुअली उनके पास बड़ा हिस्सा था बट वो डिवाइड होते होते बहुत छोटा हो गया। सो एक प्राइमरी हमारा प्रॉब्लम ये है दैट जो फार्मर्स है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हो रहा है बिकॉज खेती बाड़ी का बंटवारा हो रहा है जिसके वजह से नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इज इंक्रीजिंग। नाउ इमेजिन जो आपके दादाजी खेती कर पाते थे एक बड़े से हिस्से में, तो जब आपके पास छोटा हिस्सा रहेगा तो जाहिर है आप
उस तरह की खेती नहीं कर पाओगे आप, उस तरह का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी आपके पास नहीं है खेती करने के लिए, सो योर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी देयर, राइट। सो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ जाता है दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, फिल्मी आई स्टैंड्स फॉर इंडेटेडनेस। इंडेटेडनेस मतलब क्या, फार्मर्स जो है वो बहुत सारा लोन लेना पड़ता है उन्हें उनके फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, राइट। और ये हम बहुत न्यूज में भी सुनते आ रहे हैं बच्चों, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रीपे कर पाए उनका लोन, तो बहुत बार दे आर इन अ वेरी वेरी पुअर स्टेट, या फिर बहुत बार हम देखते हैं दैट फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज वो इतने ज्यादा डेट में डूब जाते हैं, इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है दैट वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो दैट इनडेटेडनेस इज अ मेजर प्रॉब्लम, एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस। तो ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारी गवर्नमेंट फेस करती है। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, क्या हो रहा है, हमारे लैंड होल्डिंग्स छोटे 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 होते जा रहे हैं। सो डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स है ना वो रिलेटेड है, बिकॉज लैंड होल्डिंग्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर लैंड का वो कम होता जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगा, राइट। हमने ये सीखा हुआ है बच्चों, किसी भी चीज को अगर आप छोटे पैमाने पे करते हो और अगर उसी चीज को आप बड़े पैमाने पे करते हो तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं, लेकिन आप जब छोटे से हिस्से का फार्मिंग कर रहे हो तो आपके प्रॉब्लम्स अलग होंगे। सेम फार्मिंग टेक्निक्स जब आप बड़े लैंड पे यूज करते हो तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बिकॉज हमारे लैंड होल्डिंग्स छोटे हैं, डिवाइडेड है, तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, राइट। सो हमारा थर्ड यहाँ पे पॉइंट आ जाता है दैट देयर इज प्रॉब्लम इन द लैंड होल्डिंग्स। फोर्थ पॉइंट एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग। अब ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फार्मर्स का, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका जो प्रोड्यूस है उन्हें मार्केटिंग बराबर से वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर ओन एक्टिविटीज। उनको फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में ही उनका इतना टाइम जाता है दैट उनके प्रोड्यूस को प्रॉपर मार्केट तक पहुंचाना, उन्हें प्रॉपर प्राइस मिल पाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। सो दैट इज द रीजन हमारा जो नेक्स्ट 9th पॉइंट है, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। फार्मर्स आर बिजी डूइंग देयर ओन एक्टिविटीज, उनके पास मार्केटिंग के लिए अलग से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड ऑल्सो देयर गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, सो दैट इज व्हाई उनको जो दाम उन्हें मिलता है वो ले लेते हैं बहुत बार, और यहाँ पे उनका नुकसान हो जाता है, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मिडलमैन दैट आर इन्वॉल्व्ड, दे बेनिफिट इन दिस ट्रांजैक्शन, लेकिन जो हमारे फार्मर्स है जो असली मेहनत करते हैं उन तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केटिंग है फार्मर्स के लिए वो हम बराबर से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज। दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर इज फेसिंग। इरिगेशन, सिंचाई होना बहुत जरूरी है। हमारा अगर लैंड अच्छा होगा, हमारे लैंड में प्रॉपर पानी होगा, तभी जाके तो सॉइल अच्छा बनेगा और तभी जाके तो अच्छा कल्टीवेशन हो पाएगा। सो इरिगेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। लेकिन हम देखते हैं जब सिर्फ बड़े फार्मर्स के पास इरिगेशन के फैसिलिटीज होते हैं, लेकिन लैंड होल्डिंग्स छोटे जिनके पास है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, dry land and inadequate irrigation facilities and water is the primary thing that you require for proper agricultural produce। अगर आपके पास प्रॉपर पानी की सुविधाएं नहीं होंगी देन आप प्रॉपर प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, even though you have all the knowledge, right? So water is extremely essential। So इसीलिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एंड फार्मर तक पहुंचना, छोटे से छोटे फार्मर तक पहुंचना, ये बहुत ही जरूरी है, राइट। सो हमने 5 यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए बच्चों। Filmy. Let us revise quickly. F stands for small and marginal farmers. I stands for indebtedness. L stands for land holdings. M stands for marketing. And again, I stands for irrigation. Alright? ये 5 problems देख ही लिए. Let us move to the 6th problem that the agriculture faces today is लैंड रिफॉर्म्स। देखिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत बार गवर्नमेंट बनाते रहती है, लेकिन सिर्फ बना के कोई फायदा नहीं है, पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन
ये भी बहुत जरूरी है। सो लेट अस मूव टू आवर पॉइंट नंबर 5, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है, और जो क्रॉप पैटर्न्स होते हैं बच्चों, मतलब हर एक सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ओके, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, इट विल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, इट विल डिपेंड ऑन द सॉइल। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर क्रॉप का पैटर्न डिसाइड होता है, लेकिन बहुत बार हमारे फार्मर्स का जो क्रॉप पैटर्न है वो सही नहीं होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी चीजें जो उनके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप पैटर्न है वो सही नहीं होता है, और अगर क्रॉप पैटर्न सही नहीं रहेगा तो हमारा प्रोड्यूस पे इम्पैक्ट होता है, राइट? सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न. Okay, let us move to the 7th point, that is LI3C, right? So I stands for implementation of rural development plans. तो again rural development के बहुत सारे policies plans बनाए हुए हैं पेपर पे, लेकिन उनका implementation एंड यूजर तक वो पहुंच पाना नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ दीज पॉलिसीज, बिकॉज ये पॉलिसीज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सो हमारा पॉइंट नंबर 8 देखिए, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। बहुत सारे प्लान्स आर इन प्लेस, बहुत सारा बजट में उन्हें पैसा भी मिलता है, लेकिन वो एंड फार्मर तक कितना पहुंच पाता है, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चों। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क विच आर स्टेट फेसेस। एंड हमारे लास्ट जो 3C है वो कौन से है, लेट अस सी। फर्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे है हमारा पॉइंट नंबर 3, excessive use of chemical fertilizers and pesticides leads to soil degradation. डिग्रेड मतलब सॉइल की क्वालिटी कम होती जा रही है, बिकॉज फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, तो वो बहुत बार इस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। हमारे हेल्थ के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो सॉइल है वो भी खराब हो जाता है, और एक बार सॉइल खराब हो जाएगा तो अगला जो फार्मर का प्रोड्यूस रहेगा वो तो और भी कम आएगा, isn't it? So इसमें फार्मर का कितना ज्यादा नुकसान है, लेकिन ये उन्हें कैसे समझाया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग के सहारे वो नहीं हो पा रहा है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट आवर एग्रीकल्चर फेसेस टुडे। ओके, नेक्स्ट सी क्या है बच्चों, कैपिटल। लेट अस सी 7th पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल। अब ये तो हमें पता है, इसी के वजह से तो इंडेटेडनेस हो रहा है, बिकॉज हमारे जो फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ज्यादा करके, उनके पास इतने कम रिसोर्सेज है, उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। तो अगर वो चाहे कि नई टेक्नोलॉजी यूज करे, ट्रैक्टर्स यूज करे, और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज करे, औजार खरीदने के लिए उनके पास पैसा तो हो, तब जाके वो अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम आता है कैपिटल का, और उनके पास कैपिटल नहीं है, ऐसी संस्थाएं उनके पास नहीं पहुंच पाई जो उन्हें अच्छा कैपिटल दे सके। सो दैट इज द रीजन हमारे फार्मर्स अभी भी पिछड़ी हुई फार्मिंग करते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है क्लाइमेटिक चेंजेस। अब ये तो हम हमारे आसपास भी देख रहे हैं कि कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी बहुत ज्यादा धूप निकलती है, कभी ओले पड़ने लग जाते हैं। सो इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इस तरह जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बार बार फ्लक्चुएट होती है, इमेजिन फॉर अ फार्मर इट इज सो डिफिकल्ट टू कंडक्ट फार्मिंग इन सच अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा दैट कब बारिश हो जाएगी, तो उनका जो प्रोड्यूस है वो खराब हो जाता है बच्चों। तो उनकी इतने महीनों की मेहनत ही पानी में मिल जाती है। तो हमारे फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ गुड क्लाइमेट, एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग दीज डेज। तो ये सारे जो 10 प्रॉब्लम्स है बच्चों, ये हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर फेस करता है। तो ये 10 प्रॉब्लम्स को हमें शॉर्ट कोड में याद रखने के लिए ये हमारा शॉर्ट कोड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिल्मी LIC3, ओके, या LI3C। बच्चों ये शॉर्ट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन दो यू अंडरस्टैंड राइट नाउ, एग्जाम में रिकॉल करने के लिए शॉर्ट कोड्स प्ले अ मेजर रोल। तो जब आप इस तरह से मेजर वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे शॉर्ट कोड्स के जरिए, तो आपके लिए एग्जाम में आंसर लिखना विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, सो एंश्योर दैट ये शॉर्ट कोड के साथ आपको ये आंसर याद रखना है। ऑलराइट, अब ये प्रॉब्लम्स तो हमने देख लिए बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अंडरटेक किए हैं फॉर टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। सो लेट अस रीड मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ 7 मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। ये याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है, लेट अस गो थ्रू द शॉर्ट कोड। दिस शॉर्ट कोड इज FSI मैप।
तो शॉर्ट कोड इज FSI मैप। F stands for fertilizers। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है बच्चों, जो जरूरी है हमारे क्रॉप्स के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर पहुंच नहीं पाता है। तो ये आउटलेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बराबर से हो, इसीलिए फर्टिलाइजर्स के आउटलेट्स हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे खोले हुए हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी इसे हम और ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते, हमें पता है दैट बहुत ज्यादा फार्मर्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए फॉर्म किए गए हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया FSI। F stands for fertilizers and financial assistance। आगे क्या है देखो, S stands for seeds। अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तभी जाके आपका प्रोड्यूस अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, isn't it? So quality of seeds is extremely crucial। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड एट रीजनेबल रेट्स। क्वालिटी सीड्स दो और अच्छे रेट पे दो फार्मर्स को, ताकि सब अफोर्ड कर पाए। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी मेजर्स दैट हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ताकि फार्मर्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। तो उनको अच्छे क्वालिटी के सीड्स दो ताकि उनका प्रोड्यूस भी अच्छे क्वालिटी का आ जाए। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमने देखा सीड्स, एंड थर्ड पॉइंट इज इरिगेशन। जैसे कि हमने पहले देखा, वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोई भी प्रोड्यूस के लिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे तरीके से सारे फार्मर्स तक पहुंच सके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जब इरिगेशन फैसिलिटीज छोटे से छोटे फार्मर तक पहुंचेगी तब जाके उनका प्रोड्यूस अच्छा हो पाएगा। तो पहले 3 मेजर्स हमने क्या देखे बच्चों, FSI, F के 2 हिस्से हैं, फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। S stands for quality seeds and I stands for irrigation। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज मैप। M stands for मास मीडिया। मास मीडिया मतलब क्या, ये सारे जो पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, ये सब कुछ किया जाता है फार्मर्स के लिए, उन तक वो पहुंचना जरूरी है। तो मास मीडिया के असिस्टेंस से सारा अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो जो अवेयरनेस है, बिकॉज आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो मास मीडिया के जरिए ये सारा अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को पता चले कि उनके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स है, क्या क्या पॉलिसीज है, और वो उनका फायदा ले सके। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया मास मीडिया एंड मैप। A stands for APMC मार्केट्स। अभी एग्रीकल्चर के मार्केट्स होते हैं, APMC, ये हमें पता है, जहां पे फार्मर्स उनका प्रोड्यूस लेके जाते हैं और वहां से वो हम तक, मतलब फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। तो एपीएमसी मार्केट में रेगुलेशन होता है, तो फार्मर्स को उनका जो प्रोड्यूस है उसका बराबर से दाम मिल सके, इसलिए एपीएमसी मार्केट्स बनाए गए थे। सो सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, मतलब जो अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस है उसे हमारे फार्मर्स एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स बनाए गए। हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग, पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, प्रॉपर पॉलिसीज बनाए गए ताकि उनका अच्छा प्रोड्यूस अच्छी से पैकेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक्सपोर्ट हो पाए, जो हॉर्टिकल्चर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो पाए, इसीलिए कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। ओके, एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है मैप, P stands for पंप्स। ये क्या है, लेट अस सी। फोर्थ देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। तो जो एग्रीकल्चरल पंप्स है उनका प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी ये फार्मर्स तक पहुंच पाए। बहुत हमारे विलेजेस जो है वो बिजली की कटौती का सामना करते हैं बच्चों, बहुत बार बिजली ही नहीं होती, और अगर बिजली नहीं रहेगी तो किस तरह से वो अपना एक्टिविटीज कर पाएंगे। सो इसीलिए जो हमारे एग्रीकल्चरल पंप्स है उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। तो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने 7 मेजर्स लिए हैं जो इस शॉर्ट कोड में मैंने आपके सामने रखे हैं। FSI मैप, S stands for fertilizers and financial assistance, S stands for good quality seeds and I stands for irrigation.
MAP, M stands for mass media, मतलब अवेयरनेस क्रिएट होगा. A stands for APMC and other markets and P stands for pumps. तो बच्चों इसी के साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड हमारे स्टेट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पे हमने देख लिए हैं बच्चों. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम्स और उनके मेजर्स डिटेल में सीखने वाले हैं. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.